हाय एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम गुंजन सा है और मैं हिंदी में एमए विथ पीएचडी हूँ। पिछले 10 सालों से मैं सीबीएसई पाठ्यक्रम पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण का पद परिचय टॉपिक समझाऊंगी, जो 10वीं के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, तो आज हम शुरू करते हैं पद परिचय का टॉपिक। अब देखिए, सबसे पहले तो जब हम पद परिचय पढ़ते हैं तो आपको दो बात ध्यान में देनी होती है कि शब्द क्या है और पद क्या है। शब्द उसको कहते हैं, वर्णों का जो सार्थक समूह होता है उसको हम शब्द कहते हैं, और वही शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वो पद बन जाता है। तो इन दोनों बातों को मैं आप कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझाऊंगी। पहला शब्द है लड़के, दूसरा है रमेश, तीसरा है गीता, चौथा है वह और पांचवा है हम। अब इन्हीं शब्दों को मैं वाक्य में प्रयोग कर रही हूं। लड़के खेल रहे हैं, रमेश पढ़ रहा है, गीता नाच रही थी, वह बाजार जा रहा है, हम चित्र बनाएंगे। अब देखिए, ये लड़के हैं, रमेश, ये गीता, वह और हम, ये शब्दों को जब हमने वाक्य में प्रयोग किया है तो ये पद बन गया है। तो जब ये शब्द लड़के, रमेश, गीता, वह और हम स्वतंत्र रूप में प्रयोग होते हैं तो शब्द कहलाते हैं, और इन्हीं शब्दों को जब वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वो पद बन जाता है। पदों का व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। जो पद होते हैं उनका व्याकरणिक परिचय देते हैं तो उसको पद परिचय कहते हैं। अब पद परिचय का शाब्दिक अर्थ है पदों की स्थिति बतलाना, यानी कि वो पद विकारी है कि अविकारी है, ये हमको बताना होता है। और अगर विकारी शब्द है तो उसके भी भेद है। जैसे कि देखो, ये मैंने लिखा है, विकारी शब्द में संज्ञा आएगा, सर्वनाम आएगा, विशेषण आएगा, क्रिया आएगा, और अविकारी शब्द में ये सारे अव्यय आएगा, जैसे क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और विस्मय आदि बोधक अव्यय। तो इन सब बातों की हमको यहाँ पे जानकारी होनी चाहिए, और इन सभी का हमको परिचय यहाँ पे देना होता है पद परिचय में। लेकिन इसके साथ ही आपको और बातें भी कुछ ध्यान में रखनी होती है, जैसे कि लिंग होते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, जैसे लिंग का भी परिचय आपको देना होता है, ठीक है, वचन का भी परिचय देना होता है, और सारे कारक भी देने होते हैं। तो लिंग कौन से हुए, जैसे पुल्लिंग, और दूसरा हुआ स्त्रीलिंग, इनकी जानकारी होनी चाहिए। वचन एक वचन, दूसरा है बहुवचन, इसकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए, और सारे कारक होने चाहिए। अब कारक मैं आपको बोल के बता रही हूँ, जैसे कर्ता ने, कर्म को, कारण से अथवा के द्वारा, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संप्रदान के लिए, संबंध का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण में पर, और संबोधन में हे, अरे, वो, ये सारे आपको कारकों की जानकारी होनी चाहिए, तभी आपको पद परिचय करना आएगा। तो चलो, अब मैं आपको ये सारे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मय आदि बोधक, इन सभी की जानकारी मैं आपको विस्तार पूर्वक दूंगी। अगर आप मेरा ये वीडियो ध्यान से समझना और उसको चाहो तो लिख भी सकते हो आप।
चलो अब मैं शुरू करती हूँ। चलिए, तो सबसे पहला परिचय मैं आज आपको संज्ञा का पद परिचय के बारे में बताऊंगी। जब हम संज्ञा का पद परिचय करते हैं तो सबसे पहले आपको संज्ञा के सारे भेद आने चाहिए। अब जैसे कि संज्ञा के 5 भेद हैं: जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो जब पद का परिचय देते हैं तो सर्वप्रथम आपको भेद लिखना होता है, उसके बाद लिंग लिखना होता है। लिंग भी मैंने आपको ऊपर बता दिया कि लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। फिर वचन की जानकारी देनी होती है, एक वचन, बहुवचन, और सारे कारक भी आपको मैंने ऊपर बता दिए। तो जो कारक है उसकी जानकारी देनी होगी और क्रिया के साथ जो संबंध होता है वो बात आपको बतानी होती है। तो पहले आपको संज्ञा क्या है वो तो पता ही होगा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो पहला उदाहरण है, कुछ लोग बाजार में जा रहे हैं। यहाँ पे है पे अनुस्वार दिया है, देखिए। तो ये यहाँ से ही आपको पता चल जाएगा कि ये बहुवचन है। लोग के नीचे अंडरलाइन है, तो जो रेखांकित अंश होता है उसका ही हमको पद परिचय देना होता है। तो लोग जातिवाचक संज्ञा है ऊपर दे दिया है, और लोग आएगा पुल्लिंग है बहुवचन का है, अनुस्वार है। तो और कार्य कौन कर रहा है? लोग कर रहे हैं, तो ये हो गया कर्ता कारक। ऐसे हमको संज्ञा का पद परिचय देना होता है। आपको एक दूसरा एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ। नेहा वीरता की एक पुस्तक पढ़ती है। यहाँ पे नेहा के नीचे अंडरलाइन है और वीरता की के नीचे अंडरलाइन दिया गया है। तो अब नेहा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यहाँ पे नाम दे दिया गया है। नेहा लड़की है, तो ये हो गया स्त्रीलिंग। एक है तो एक वचन, और कार्य कौन कर रही है? नेहा क्या काम कर रही है? पढ़ने का कार्य कर रही है, तो ये हो गया कर्ता कारक। अब दूसरा, इसी उदाहरण में वीरता की दूसरा शब्द का परिचय देखिए। वीरता एक भाववाचक संज्ञा है। अब भाववाचक संज्ञा आप कैसे पहचानोगे? जैसे बच्चा से बचपन, मोटा से मोटापा, मीठा से मिठास, वीरता, ये सब भाववाचक संज्ञा है। तो ये वीरता भाववाचक संज्ञा। अब देखिए यहाँ पे की दे दिया है, तो आप पहले कारक को याद करो। तो का, के, की किस में आया? संबंध कारक में आया, तो ये हो गया संबंध कारक का एग्जाम्पल। फिर वीरता ये स्त्रीलिंग शब्द है, और पुस्तक कितनी है? एक है, तो ये हो गया एक वचन। इस प्रकार ये वीरता का पद परिचय, वीरता की का पद परिचय हो गया है। तीसरा एग्जाम्पल, तुम्हारी पुस्तकें अस्त व्यस्त है। देखो पुस्तक नहीं लिखा है, पुस्तकें लिखा है। अब आपको ये पुस्तक के बहुवचन का रूप है, ठीक है। तो यहाँ बहुवचन तो आप इसी से पहचान लोगे। यहाँ पर पुस्तक का कोई नाम नहीं दे दिया है, तो ये जातिवाचक संज्ञा में आ गया। पुस्तक स्त्रीलिंग शब्द है के ऊपर अनुस्वार दिया है, तो उससे आप बहुवचन। और ये तुम्हारी मतलब कौन कार्य है? जो कार्य करने वाला है, तो पुस्तक के अस्त व्यस्त है, तो इसलिए ये कर्ता कारक है, और है क्रिया का कर्ता है। इस प्रकार ये पुस्तकों का पद परिचय हो गया। चौथा एग्जाम्पल है, मीरा ने माँ से पानी मांगा। अब देखिए माँ से एक ये रेखांकित अंश है, इसका परिचय देना है और पानी का भी परिचय देना है। माँ से, तो माँ से माँ का नाम नहीं दिया है, तो जातिवाचक संज्ञा है। माँ स्त्रीलिंग है और माँ एक बताइए, तो यहाँ पे एक वचन। और से यहाँ पे करण कारक ना लेके अपादान कारक लेना है। क्यों अपादान कारक लेना है ये भी मैं बताती हूँ। पहले पानी माँ के पास था, अब मीरा मांग लेती है, तो माँ से वो पानी अलग हो जाएगा, इसलिए ये अपादान कारक हुआ। अब आगे देखिए, पानी का पद परिचय। पानी एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब आपको द्रव्यवाचक संज्ञा मैं आपको बता देती हूँ कौन सी आएगी। जैसे सारी वो चीजें कि जो पिघलने वाली होती है, लोहा, तांबा, पीतल, सोना, चांदी, और एक लिक्विड चीज, दूध, पानी, पेट्रोल, तेल, घी। तो यहाँ पे पानी दे दिया है, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा। पानी पुल्लिंग है, पानी पिया ऐसा हम बोलते हैं। पानी मांगा, पानी मांगी नहीं बोलते हैं।
तो ये मांगा है तो ये पुल्लिंग हो गया और ये एक वचन में ही आएगा और कर्म कारक है ये। तो इस प्रकार हमने ये संज्ञा का पद परिचय आपको पूरा समझा दिया। अब देखो, आपको मैं एक बात और बता देना चाहती हूँ, जब भी हम एग्जाम में पद परिचय लिखते हैं तो सबसे पहले तो उसका भेद लिखना जरूरी होता है। जब तक आप वो क्या है, संज्ञा है कि सर्वनाम है कि क्रिया है कि विशेषण है, नहीं लिखोगे तब तक उसका आंसर गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको भेद का नाम लिखना है, फिर आप लिंग लिखोगे, फिर वचन लिखोगे और फिर कारक लिखोगे। आप 4 चीज लिखोगे तब भी आपको 1 नंबर पूरा मिलेगा। ठीक है, तो अब इसके बाद में आपको सर्वनाम का पद परिचय समझाऊंगी। अब तो आप देखिए, अब सर्वनाम का पद परिचय मैं जब आपको बता रही हूं तो सर्वनाम का पद परिचय जब हम करते हैं तो उसके पहले आपको ये बात ध्यान देनी है कि सर्वनाम के कौन कौन से भेद है ये आपको पहले तो बताने होंगे। तो सर्वनाम के 6 भेद है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक और निजवाचक। अब सर्वनाम क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके भी भेद हैं, 3 भेद है, उत्तम, मध्यम, अन्य। अब इसमें जैसे उत्तम में मैं, हम, हमारा, हमें आएगा, मध्यम में तू, तुम, तेरा आएगा और अन्य में वह और यह, वह का वे और यह का ये। और यह के भी बहुत सारे रूप होते हैं, जैसे इसे, इसको, इस पर, इसमें, इसकी, ऐसे। ठीक है, और वह में उस, उसने, उसमें, उसका, उस पर, ये वह के रूप हो गए। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब निश्चयवाचक सर्वनाम में निश्चित वस्तु का बोध कराया जाता है। ठीक है, जैसे यह, वह आया। अनिश्चयवाचक में कुछ, कोई आता है। संबंधवाचक में जो, सो, जैसा वैसा। और प्रश्नवाचक में प्रश्न किया जाता है। निजवाचक में स्वयं, आप ही, खुद, ये सारे शब्द होते हैं। तो आपको ध्यान होना चाहिए, जब सर्वनाम का पद परिचय दोगे तो सर्वप्रथम आपको सर्वनाम का भेद लिखना है। उसके बाद वो अगर पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है तो उसका उपभेद भी लिखना है कि वो उत्तम है कि मध्यम है कि अन्य है। उसके बाद आप लिंग बताओगे, वो क्रिया के अनुसार आपको लिंग पहचान पाओगे। फिर वचन भी आप देख लोगे और फिर कारक, और फिर क्रिया के साथ क्या संबंध है वो भी बताना होता है। अब एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी। अब आप देखिए, उसकी आंख में कुछ गिर गया है। उसकी आंख में कुछ गिर गया है, तो ये है पुरुषवाचक सर्वनाम, उसकी के नीचे रेखांकित है। ठीक है, देखो एंड में है, गया है लिखा है, तो ये हो गया पुल्लिंग, एक वचन है और उसकी अन्य पुरुष है। किसका रूप है ये? वह का रूप है और संबंध कारक है, क्योंकि उसकी दे दिया है, का, के, की। तो इस प्रकार ये पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष, एक वचन, पुल्लिंग और संबंध कारक है। अब दूसरा एग्जाम्पल, बाजार से कुछ तो लाओ। ये कुछ के नीचे रेखांकित है, तो कुछ हम फिक्स नहीं है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, हमको पता नहीं है क्या लाना है। एक वचन है, पुल्लिंग है और कर्म कारक है। तीसरा एग्जाम्पल, हम अपने देश पर मर मिटेंगे। जैसे अपने लिखा है यहाँ पे, तो मैंने आपको अभी निजवाचक सर्वनाम बताए थे, आप, स्वयं, खुद, अपने, आप ही, ये सारे निजवाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल है। निजवाचक सर्वनाम, अपने निजवाचक सर्वनाम है, एक वचन है, पुल्लिंग है और ये संबंध कारक है। कैसे? अपना और देश का यहाँ पे संबंध बताया जा रहा है।
इसलिए ये निजवाचक सर्वनाम है। सॉरी, अभी पहले भी फोन आ चुका था और अभी भी फोन आ चुका है, सॉरी। चलो ये सब तो चलता ही रहता है। अब फोर्थ एग्जाम्पल देखो, हम बाग में गए। यहाँ पे हम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। और मैं, हम किस में आता है? उत्तम पुरुष में आता है, इसलिए ये उत्तम पुरुष है। गए है, गई नहीं है, इसलिए ये पुल्लिंग हो गया। और हम बहुवचन का रूप है और ये कर्ता कारक है। पांचवा, इसे यहां से ले जाओ। इसे, ये यह का रूप है, यह सर्वनाम का। ये फिक्स बताया गया कि इसे ही ले जाओ, इसलिए ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। एक वचन है, पुल्लिंग है। पुल्लिंग भी ले सकते हो, स्त्रीलिंग भी ले सकते हो, क्योंकि सर्वनाम में इसे, उसे, इन्हें, उन्हें, ये सब लड़का हो कि लड़की हो, सबके लिए यूज होता है। इसलिए इसे पुल्लिंग भी ले सकते हो या स्त्रीलिंग भी ले सकते हो, और ये कर्म कारक में आएगा। ठीक है, इसे यहां से ले जाओ, निश्चयवाचक सर्वनाम, एक वचन, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग और कर्म कारक। इस प्रकार ये सर्वनाम का पद परिचय हो गया। चलिए अब आगे मैं आपको विशेषण का पद परिचय बताऊंगी। सॉरी। अब जब हम विशेषण का पद परिचय करते हैं तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि उसकी व्याख्या आनी चाहिए। क्या है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब आपको विशेष्य क्या है ये भी पता होना चाहिए। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उसको हम विशेषण कहते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। लाल फूल है, तो यहाँ पे लाल क्या है? विशेषण है, और फूल क्या है? विशेष्य है। क्योंकि लाल फूल की विशेषता बता रहा है, इसलिए वो विशेष्य है। ठीक है, फिर जब विशेषण का पद परिचय देते हैं तो आपको विशेषण के भेद पता होना चाहिए। एक तो लिंग भी पता होना चाहिए, वचन भी पता होना चाहिए, और विशेष्य का निर्देश मतलब विशेष्य पता होना चाहिए, तभी आप विशेषण का पद परिचय दे सकोगे। ठीक है, तो सर्वप्रथम विशेषण के 4 भेद हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। अब देखो, गुणवाचक विशेषण में आकार, प्रकार, रूप, रंग, दशा, अवस्था, स्थिति, ये सारी चीजें आती है। जैसे काला हो गया, मीठा हो गया, प्राचीन हो गया, अर्वाचीन हो गया, नया, पुराना, मिठास, ये सब गुण बताते हैं। संख्यावाचक में गिनती होगी, और इसमें निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होंगे। परिमाणवाचक में भी निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है? कोई संज्ञा होता है, उसके पहले विशेष सर्वनाम लग जाता है। संज्ञा के पहले कोई सर्वनाम प्रयोग होता है तो वो संज्ञा की विशेषता बताता है, उसको हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो अब आपको मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको ये मैं समझा रही हूँ। काला घोड़ा दौड़ता है, तो यहाँ पे काला के नीचे अंडरलाइन किया है। तो काला क्या है? कलर है, रंग है। ठीक है, तो ये रंग की दशा बता रहा है, तो ये हो गया गुणवाचक विशेषण। अब देखो यहाँ पे घोड़ा दे दिया है, तो ये विशेष्य है। और दौड़ता है, दौड़ती है नहीं लिखा है, दौड़ता है लिखा है, तो ये घोड़ा पुल्लिंग, घोड़ा एक है तो ये एक वचन। तो विशेषण के पद परिचय में पहले तो विशेषण का भेद और विशेष्य जरूरी है, फिर आप पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि एक वचन है कि बहुवचन लिखोगे। दूसरा एग्जाम्पल देखिए। वह आदमी 4थी मंजिल से गिर गया। यहाँ पे 4थी के नीचे अंडरलाइन किया गया है, तो इसका हम पद परिचय करेंगे। 4थी
मंजिल को हम गिन सकते हैं, तो ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। चौथी, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। मंजिल है तो ये स्त्रीलिंग है, मंजिल एक थी इसलिए एक वचन, और विशेष्य क्या है? मंजिल। ठीक है, आगे एग्जाम्पल देखिए। यह पुस्तक किसकी है? देखिए यहाँ पे ये पुस्तक क्या है, सबसे पहले आप ये देखोगे, और पुस्तक के पहले ये यह लिखा है। ठीक है, यह ऐसे तो क्या है, आप सर्वनाम के भेद याद करोगे तो यह सर्वनाम है, लेकिन अभी मैंने आपको सार्वनामिक विशेषण कैसे पहचानोगे ये बताया था। यदि कोई सर्वनाम संज्ञा के पहले लगकर उसकी विशेषता बताता है तो सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। तो यहाँ पे पुस्तक के पहले यह लिखा है, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। पुस्तक कितनी है? एक है, तो ये एक वचन है। पुस्तक हम किसकी है लिखा है, पीछे देखो किसकी है। ठीक है, किसका है नहीं लिखा है, किसकी है, तो पुस्तक स्त्रीलिंग और विशेष्य हो गया पुस्तक। तो इस प्रकार आपको सार्वनामिक विशेषण समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, मैंने ये विशेषण में भी सारे सब भेदों के एक एक एग्जाम्पल दे दिए, संज्ञा में भी मैंने सारे दिए थे। ठीक है, अब देखिए 2 किलो चीनी चाहिए, ये 2 किलो के नीचे अंडरलाइन है। 2 किलो पहले तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, अब परिमाणवाचक विशेषण आप कैसे पहचानोगे ये भी मैं बताती थी। कोई चीज होती है, उसको हम अगर नापते हैं, तोलते हैं, तो उसको आप परिमाणवाचक विशेषण में लोगे। तो 2 किलो चीनी चाहिए का पद परिचय होगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, और यहाँ पे चीनी स्त्रीलिंग है और विशेष्य क्या है? चीनी है। आगे आइए, वे स्त्रियां संस्कृत नहीं बोलती। अब यहाँ पे पहले तो आप वे का आपको पद परिचय देना है, उसके पहले देखो स्त्रियां क्या है, ये पहले पहचानो, ये संज्ञा है, और उसके पहले ये सर्वनाम वे लिखा है, वह का वे बहुवचन है। ठीक है, तो ये सार्वनामिक विशेषण है। बहुवचन कैसे हुआ आपको पहचान है, वह और वे, वह एक वचन, वे बहुवचन, यहाँ पे वे है तो ये बहुवचन हो गया। स्त्रियां क्या है? स्त्रीलिंग है, और विशेष्य क्या हो गया? स्त्रियां। तो इस प्रकार ये हो गया विशेषण का पद परिचय। अब आपको देखिए, पहले तो संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में आपको अंतर पता होना चाहिए। जैसे कि संख्यावाचक विशेषण हम करते हैं, पहचानते हैं, तो जो चीज हम आसानी से गिन सकते हैं, क्योंकि देखो संख्यावाचक में भी निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है, वैसे ही निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में कुछ, थोड़ा, बहुत, ज्यादा, अधिक ये शब्द आएंगे। अगर हम कोई चीज को सरलता से आसानी से गिन सकते हैं तो उसको आप संख्यावाचक लोगे, और अगर हम कोई चीज को नापते हैं या तोलते हैं तो आप उसको, जिसमें माप तोल किया जाता है, उसको आप परिमाणवाचक विशेषण में लोगे। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला 2 किलो चीनी, उसकी जगह मैं बोल रही हूँ कुछ चीनी चाहिए, तो ये परिमाणवाचक विशेषण है। अगर मैं बोल रही हूँ कुछ आम चाहिए तो उसको आप संख्यावाचक में लोगे। इस प्रकार आपको इन दोनों का अंतर भी पता होना चाहिए। अब आगे आइए, क्रियापदों का पद परिचय। सबसे पहले क्रियापदों का पद परिचय जब हम करते हैं तो उसके पहले आपको क्रियाओं के भेदों की जानकारी होनी चाहिए। क्रियापदों का जब पद परिचय हम करते हैं तो क्रियाओं के भेद कर्म के आधार पर भी होते हैं। एक सेकंड, कर्म के आधार पर भी क्रिया के भेद होते हैं और संरचना की दृष्टि से भी क्रिया के भेद होते हैं। अब कर्म के आधार पर क्रिया के कौन से भेद हैं ये आपको पता होने चाहिए।
कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया क्या है ये पता होना चाहिए। जिसमें कर्म होता है उसको हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, अकर्मक में कर्म नहीं होता। उसी प्रकार संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेद है। संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेद, एक तो सामान्य क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, नाम धातु क्रिया है, प्रेरणात्मक क्रिया है और एक पूर्वकालिक क्रिया है। अब सामान्य क्रिया में क्या होता है, उद्देश्य और विधेय होता है। जैसे कि महात्मा गांधी जी महान पुरुष थे, तो यहाँ पे महात्मा गांधी जी उद्देश्य है और महान पुरुष विधेय है। संयुक्त क्रिया में क्या होता है, दो क्रियाएं होती है। मैंने खाना खा लिया, जैसे खा से खाना और लिया, ये दो संयुक्त क्रिया है। नाम धातु क्रिया में जैसे संज्ञा या सर्वनाम से बनने वाली क्रियाओं को नाम धातु क्रिया कहते हैं। प्रेरणात्मक क्रिया हो गई और एक पूर्वकालिक क्रिया हो गई। और प्रेरणात्मक क्रिया में क्या होता है कि कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता, लेकिन किसी दूसरे के द्वारा करवाता है, तो उसको हम प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि माँ ने बच्चे को नौकर से दूध पिलवाया, ये द्वितीय प्रेरणात्मक हुए, और प्रथम प्रेरणात्मक में माँ ने बच्चे को दूध पिलाया, ये होगा। अब पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है, एक क्रिया के पहले दूसरी क्रिया हो जाती है, तो उसको हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे कि मैं खाकर सो गया, तो यहाँ पे खाकर ये पूर्वकालिक क्रिया है। एक दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ, मैं पढ़कर खेलने गया, तो पढ़कर ये भी पूर्वकालिक क्रिया का एग्जाम्पल है। ठीक है। नाम धातु क्रिया में क्या होता है, पीछे बतियाना, लतियाना, थपथपाना, ये शब्द होते हैं, वो नाम धातु क्रिया के। अब जब हम क्रिया का पद परिचय करते हैं तो सर्वप्रथम आपको क्या करना होता है, क्रिया का पद परिचय थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन आप अगर जो मैं यहाँ पे दो चार एग्जाम्पल आपको समझा रही हूँ वो आप ध्यान से समझोगे तो आपको ये पद परिचय भी हार्ड नहीं लगेगा। ठीक है। अब देखिए, क्रिया का जब भी हम पद परिचय देते हैं तो सबसे पहले आपको पहचानना है कि ये सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक क्रिया है। सकर्मक में क्या होता है, कर्म होता है, और अकर्मक में कर्म नहीं होता है, ये पहचान है। तथा कोई अन्य चीज भी पहचान सकते हो, जैसे कि मैंने सारे एग्जाम्पल आपको सारे भेद बताए, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणात्मक क्रिया के पूर्वकालिक क्रिया। एक एक एग्जाम्पल मैंने अभी आपको समझाए, उसी से आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा। तो सर्वप्रथम क्रिया का भेद पहचानना है, फिर आपको लिंग पहचानना है कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, फिर वचन भी पहचानना है, फिर पुरुष भी। अगर भाई सर्वनाम यूज है तो क्रिया तो आप उसके नीचे, क्रिया कहाँ होती है, वाक्य के एंड में होती है, क्रिया हमेशा वाक्य के अंत में होती है, तो वहां से आप क्रिया पहचानोगे। फिर क्रिया का काल भी पहचानना है कि भूतकाल है, वर्तमान काल है कि भविष्य काल है। अब काल भी आपको पता होगा, वर्तमान काल में क्रिया अभी हो रही है, भूतकाल में क्रिया हो चुकी है और भविष्य काल में क्रिया होएगी। और वाच्य का निर्देश, मतलब वाच्य भी पता होनी चाहिए। वाच्य तीन प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। क्रिया का रूप कर्ता है तो कर्तृवाच्य आता है, कर्म के अनुसार है तो कर्मवाच्य होता है, और भाव के अनुसार है तो भाववाच्य होता है। अब जैसे एक कर्तृवाच्य का मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, उदाहरण समझाती हूँ। रमेश खेल रहा है, तो ये हुआ कर्तृवाच्य। रमेश के द्वारा खेला गया, तो ये हुआ कर्मवाच्य। रमेश से खेला जाएगा या रमेश खेल सकता है, तो ये हो जाएगा भाववाच्य का एग्जाम्पल। चलो, तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं एक एग्जाम्पल। बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पे खेल रहे हैं के नीचे अंडरलाइन किया गया है, तो आपको ये खेल रहे हैं शब्द का पद परिचय देना है। देखिए, बच्चे खेल रहे हैं, तो ये एक तो सर्वप्रथम खेल रहे हैं तो अकर्मक क्रिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई कर्म नहीं दिया गया है। अगर इसी उदाहरण में अगर मैं यहाँ पे लिखती बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं,
तो ये सकर्मक क्रिया हो जाती है, क्योंकि बीच में क्रिकेट आ जाता है। लेकिन यहाँ पे क्रिकेट नहीं है, तो ये सिर्फ अकर्मक क्रिया ही रहेगी। खेल रहे है के पीछे, है के ऊपर अनुस्वार है, और आगे बच्चे भी दे दिया गया है, बहुवचन का रूप है। आपने पुल्लिंग क्रिया खेल रही है, बच्चियां होता तो स्त्रीलिंग हो जाता है, लेकिन खेल रहे हैं तो ये पुल्लिंग हो गया, और ये क्रिया अभी हो रही है, इसलिए ये वर्तमान काल हो गया। तो ये एक तो अकर्मक क्रिया, बहुवचन, पुल्लिंग, वर्तमान काल। इसको आप संयुक्त क्रिया भी ले सकते हो। कैसे? जैसे खेल से खेलना, तो ये दो क्रिया हो गई, खेलना और रहना, तो ये संयुक्त क्रिया भी हो सकती है। तो इसके दो परिचय आप दे सकते हो। आगे आइए, हाँ, वर्तमान काल। फिर ये कर्तृवाच्य है। अभी मैंने आपको वाच्य एक बताया, तो ये कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। तो यहाँ पे कर्ता कौन है? बच्चे है। इस प्रकार ये पूरा क्रिया का पद परिचय हुआ। अकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया भी ले सकते हो, बच्चे है बहुवचन, पुल्लिंग, वर्तमान काल, और वाच्य कौन सा है? कर्तृवाच्य। और यहाँ पे कर्ता कौन है? कार्य कौन कर रहा है? बच्चे कर रहा है, तो एक कर्ता बच्चे हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, गीता उपन्यास पढ़ रही थी। तो यहाँ पे देखो, पढ़ रही थी के नीचे रेखांकित किया गया है, तो यहाँ पे ये सकर्मक क्रिया है। कैसे ये सकर्मक क्रिया है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे उपन्यास बता दिया गया है। गीता पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है? उपन्यास पढ़ रही है, तो ये हो गया सकर्मक क्रिया। पढ़ रही थी, तो ये अपूर्ण भूतकाल है, अभी वो पढ़ चुकी नहीं थी, पढ़ रही थी, क्योंकि भूतकाल के भी 6 भेद है। पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुपद भूतकाल, सामान्य भूतकाल। फिर गीता है, तो ये स्त्रीलिंग है, गीता एक है, उपन्यास भी एक है, ठीक है। उपन्यास की बात की गई है, तो ये एक वचन है। कार्य कौन कर रहा है? गीता कर रही है, तो ये कर्तृवाच्य है। अब कर्ता कौन है ये भी आप बता दोगे, कर्ता कौन है? गीता है। अब यहाँ पे भी संयुक्त क्रिया ले सकते हो। देखो, पढ़ रही थी, तो एक पढ़ धातु हुई गई, पढ़ से पढ़ना, और एक रही थी, तो इस प्रकार ये संयुक्त क्रिया भी हो सकती है। तीसरा एग्जाम्पल, राधा ने धोबी से कपड़े धुलवाए। यहाँ पे मैं धुलवाए का पद परिचय आपको करना है। अब आपको मैंने अभी ऊपर ही बता दिए थे भूतकाल के भेद। ये धुलवाए का पद परिचय दोगे, ये है प्रेरणार्थक क्रिया। मैंने पहले ही बताया था, कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता, लेकिन किसी दूसरे के द्वारा करवाता है, तो उसको हम क्या लेंगे? प्रेरणार्थक क्रिया लेंगे। इसमें प्रथम और द्वितीय दोनों होते हैं। राधा ने धोबी से कपड़े धुलवाए, तो यहाँ पे धुलवाए प्रेरणार्थक क्रिया है, क्योंकि राधा खुद नहीं धो रही, बल्कि धोबी के द्वारा धुलवा रही है, तो ये द्वितीय प्रेरणार्थक होगा। और धुलवाए, तो ये क्या हो गया? सामान्य भूतकाल हो गया। एक और एग्जाम्पल मैं आपको अपनी ओर से बता रही हूँ, यहाँ मैंने नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहती हूँ, और वो एग्जाम्पल होगा पूर्वकालिक क्रिया का। मैं खाकर सो गया, खाकर के नीचे अंडरलाइन है, तो इसका पद परिचय करना है हमको। तो ये सबसे खाकर, हंसकर, रोकर, तो ये सब पूर्वकालिक क्रिया की है। मैं खाकर सो गया, ठीक है। तो खाकर को क्या लोगे? पूर्वकालिक क्रिया लोगे। सो गया, तो ये भूतकाल। मैं खाकर सो गया, मैं पुल्लिंग, एक वचन, और सो गया भूतकाल, ठीक है। इस प्रकार ये मैं आपको विकारी शब्दों के मैंने आपको अभी पद परिचय समझाया। अब ये आगे मैं अव्यय के पद परिचय में आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि नहीं तो ये टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप ये मेरा वीडियो ध्यान से समझना, तो आपको ये अन्य परीक्षाओं में भी बहुत ही उपयोगी होगा।
अब नेक्स्ट मेरा वीडियो जो आएगा वो आप जरूर देखना, और वो होगा अविकारी शब्द अव्यय का, जिसमें हम क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मय आदि बोधक के बारे में आपको बताएंगे। हो गया? मैंने कर दिया, बंद भी कर